सभी को जय हिंद। हमारे दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। संबंध और फलन के वीडियो में हमने पहले लेक्चर में उसका इंट्रोडक्शन जाना, संबंधों के प्रकार के बारे में जाना, जिसमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध को पढ़ा। साथ ही साथ हमने आइडेंटिटी रिलेशन यानी तत्समक संबंध को भी पढ़ा। तुल्यता संबंध क्या होता है उसको जाना और उस पर कुछ छोटे छोटे बेसिक एग्जाम्पल्स लेकर हमने सॉल्व किए। आगे पढ़ते हैं, प्रतिलोम संबंध क्या होता है। इससे पहले अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जा कर के देख लें, क्योंकि जब तक आप पहला वीडियो नहीं जानेंगे तब तक आपको पूरी तरह से बात समझ में नहीं आएगी। अगर आपको अच्छे से समझना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले फर्स्ट लेक्चर को ज़रूर देखें। सेकेंड लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं, प्रतिलोम संबंध क्या होता है। प्रतिलोम संबंध, जिसको रेसिप्रोकल रिलेशन कहते हैं, रिलेशन या एक तरह से इन्वर्स रिलेशन। उल्टा क्या होगा, देखो अगर ए और बी दो अवयव हैं किसी सेट ए के, तो ए बी ये संबंध आर अगर बताता है तो प्रतिलोम संबंध को हम लिखते हैं आर इनवर्स से। तो अगर हम ऑर्डर को चेंज कर दें बी ए, तो ये आर इनवर्स में कहलाएगा, यानी कि प्रतिलोम संबंध कहलाएगा। अगर क्रमित युग्म को पलट दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, तो ए बी अगर आर में था तो बी ए किस में हो जाएगा, आर इनवर्स में, और ऐसे संबंध को कहते हैं प्रतिलोम संबंध। इस पर एक थ्योरम, हमने एक थ्योरम लिया, अगर कोई समुच्चय ए है और उस समुच्चय पर एक संबंध आर परिभाषित है, कोई संबंध समुच्चय ए पर सममित है यदि और केवल यदि आर बराबर आर इनवर्स। अगर संबंध और प्रतिलोम संबंध बराबर हैं, उस केस में जो संबंध है वो क्या होगा, सममित होगा। यदि और केवल यदि मतलब कि उल्टा सीधा दोनों तरह से, अगर आर बराबर आर इनवर्स है तो वो संबंध क्या होगा, सममित होगा। और अगर आर सममित है तो उस केस में आर और आर इनवर्स बराबर होंगे। तो दो पार्टों में से हल करना पड़ेगा। एक बार मान के चलेंगे कि आर बराबर कितना, आर इनवर्स, और दूसरी बार क्या करेंगे, ये मान के चलेंगे कि आर कैसा है, सममित है। तो फिर हम ये दिखाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम मान लिए, माना आर सममित है, यह हमने सबसे पहले मान लिया कि आर सममित है। अगर आर सममित है तो हमें सिद्ध क्या करना होगा, दूसरी चीज तो सिद्ध करना है आर बराबर आर इनवर्स। अब आर में एक संबंध मान लिया, माना कि जो ए बी है वो सेट ए में है, इस प्रकार है कि ए का बी से संबंध है। अगर ए का बी से संबंध है और हमने माना क्या है, आर कैसा है, सिमेट्रिक है, सममित है। सममित होने का अर्थ क्या है, अगर ए और बी का संबंध है तो बी का ए से भी संबंध होगा। इम्प्लाइज दैट बी ए भी आर में आएगा। अगर बी ए आर में आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि आर कैसा है, सममित है। अगर सममित है तो आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में बताया। अब इसके बाद देखो, अगर ए बी आर में है तो बी ए किस में होगा, ऑर्डर चेंज करने से वो इनवर्स में चला जाता है, प्रतिलोम संबंध में चला जाता है। तो इसका मतलब ये जो बी ए है वो किस में आ गया, आर इनवर्स में। अब देखो ए बी आर में था, बी ए आर में है,
अच्छा, बी ए आर में है एक चीज और, यहाँ आर इनवर्स अगर कर रहे हैं, आर इनवर्स करने का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर चेंज कर दे इसका, तो यानी ए बी। अब यहाँ से क्या पता चला, ए बी आर में है और ए बी आर इनवर्स में है। और ऐसा समुच्चय थ्योरी में, समुच्चय में अगर हम पढ़ते हैं, सेट थ्योरी में पढ़ते हैं, तो क्या होता है, हम जानते हैं कि अगर ए में बिलोंग करता है, इम्प्लाइज दैट अगर यही ए बी में आ जाए तो क्या कहते हैं, ए और बी सबसेट है। तो उसके अनुसार ए बी, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है आर में था और यही ए बी किस में आ गया, आर इनवर्स में। यहाँ ध्यान रखें, ये आर अगर ए बी ए आर में है तो आर इनवर्स में क्या होगा, ए बी, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या पता चला कि आर और ये जो आर इनवर्स है, यानी आर आर इनवर्स का सबसेट है। दोबारा पुनः मान लिया जाए कि ये जो ए बी है इस बार आर इनवर्स में है। अगर आर इनवर्स में है ए बी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर आर सममित है तो आर इनवर्स भी सममित होता है। ये भी प्रॉपर्टी है, याद रखेंगे कि अगर आर सममित है तो आर इनवर्स भी क्या होगा, सिमेट्रिक ही होगा, सममित ही होगा। तो ए बी अगर आर इनवर्स में है तो इसका मतलब यहाँ पर बी ए किस में हो जाएगा, आर में हो जाएगा। इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, सीधा आर हो जाएगा, यानी इसका ऑर्डर चेंज किया। अब देखो, क्योंकि हमने पढ़ रखा है, क्या मान रखा है, आर क्या है, सममित है। अगर सममित है तो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ए बी बिलोंग टू आर, क्यों, क्योंकि आर कैसा है, सममित है। अब देखो, ए बी आर इनवर्स में था और यही ए बी किस में आ गया, आर में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आर इनवर्स है वो सबसेट है किसका, आर का। इसको दूसरा मान लिया संबंध। अब देखो, एक फार्मूला यानी एक रिलेशन जानते हैं कि अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो कहते हैं कि ए और बी आपस में बराबर है। उसके अनुसार संबंध एक से आर सबसेट है आर इनवर्स का और आर इनवर्स सबसेट है आर का, यानी कि हमें क्या पता चला कि आर बराबर कितना है, आर इनवर्स। ये कहाँ से है, 1 व 2 से, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पार्ट हमने जब आर को सममित माना तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि आर बराबर कितना, आर इनवर्स। अब उल्टा लेकर चले कि आर बराबर आर इनवर्स है, उस केस में सिद्ध करना कि आर कैसा है, सममित है। सेकेंड केस में मान लिए, माना आर बराबर आर इनवर्स। अगर आर बराबर आर इनवर्स है तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है आर सममित है। चलो सबसे पहले मान ले, माना ए बी आर में है, यानी ए का बी से संबंध है। अगर ए का बी से संबंध है तो यहां से देखा जाए आर बराबर कितना है, आर इनवर्स। अच्छा, इससे आर इनवर्स पहले निकाल लें। आर इनवर्स निकालेंगे तो बी ए हो जाएगा, बी ए किस में हो जाएगा, आर इनवर्स में। अब आर इनवर्स किसके बराबर है, आर के, तो यहाँ पर बी ए आर हो जाएगा, क्योंकि आर बराबर कितना है, आर इनवर्स। तो आर इनवर्स की जगह आर रख दें। तो हमने क्या देखा, ए बी बिलोंग टू आर और बी ए भी बिलोंग टू आर, मतलब ए का बी से संबंध है और बी का ए से संबंध है, वही संबंध है, इसलिए क्या कहेंगे, आर कैसा है, सममित है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सिद्ध किया कि कोई संबंध अगर किसी समुच्चय ए पर परिभाषित है तो वो सममित होगा यदि केवल और यदि आर बराबर आर इनवर्स, यानी उल्टा सीधा दोनों तरीके से हमने इसको सिद्ध कर लिया। फिर बात करें, याद रखना हमेशा
कि अगर कोई संबंध किसी समुच्चय ए पर परिभाषित है तो R अगर स्वतुल्य है, R स्वतुल्य है तो R इनवर्स भी स्वतुल्य है। ये भी याद रखिएगा, R इनवर्स भी स्वतुल्य है। अगर R सममित है तो इसका मतलब R इनवर्स भी सममित है। अगर R संक्रामक है तो R इनवर्स भी संक्रामक होगा, ये याद रखिएगा। आप इसे सिद्ध भी कर सकते हैं। जैसे कि एक संबंध ले लें पूर्णांकों पर। पूर्णांकों पर संबंध है R, A का B से संबंध है इस तरह से A माइनस B, जो A माइनस B है 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य है, जहां पर A और B पूर्णांक हैं, Z में है। तो अब आपको बताना है, सिद्ध करना है कि ये एक तुल्यता संबंध है। यहाँ पर सिद्ध करना है R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध दिखाने के लिए हमें दिखाना है R स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। सबसे पहले स्वतुल्य की बात करें। स्वतुल्य के लिए हम क्या करते हैं, एक समुच्चय का एक अवयव लेते हैं और समुच्चय के प्रत्येक अवयव के लिए खुद से संबंध होना जरूरी, यानी A का A से संबंध होना जरूरी है। अगर ऐसा होगा तो वो स्वतुल्य कहलाएगा। तो यहाँ सबसे पहले माना A बिलोंग करता है समुच्चय Z में, पूर्णांक। अब देखो, अगर मैं A का A से संबंध लूँ, A का A से संबंध लेता हूँ तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, A माइनस A क्या होगा, 6 से विभाज्य होना चाहिए। और हमें पता है A माइनस A कितना आएगा, 0। और अगर A माइनस A 0 आ रहा है तो 0 आ रहा, 0 क्या 6 से विभाज्य है, क्योंकि 0 किसी भी संख्या से, किसी भी पूर्णांक से विभाज्य होगा, जो कि 6 से विभाज्य है। अगर 6 से विभाज्य है मतलब ये वाली बात सही है, A का A से संबंध है, यानी R कैसा है, स्वतुल्य है। ठीक है, A ले लें, B यानी 1 2 3 4 5 कोई भी ले लें तो उसको अगर माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 को होता है किसी भी संख्या से विभाज्य कर सकते हैं उसको। तो इस तरह से ये 6 से भी विभाज्य होगा, इसलिए क्या कहेंगे, R कैसा है, स्वतुल्य है, यानी A का A से संबंध है। ये फर्स्ट पार्ट। दूसरी बात हमको दिखाना है, सममित की जांच करनी है। तो यहाँ पर A B बिलोंग कर रहा है Z में, मान लिया। अब तथा A का संबंध B से है, यानी AB बिलोंग करता है R में। कहने का मतलब A माइनस B जो है 6 से विभाज्य है, ये हमने मान लिया। अगर हम अब ये दिखा ले जाएं कि B का संबंध A से है R में, तो कहेंगे कि R कैसा है, सममित है। अब देखो, A माइनस B अगर 6 से विभाज्य है, अगर मैं माइनस इसमें कॉमन कर लूँ तो क्या बनेगा, B माइनस A हो जाएगा, 6 से विभाज्य है। अब देखो, अगर B माइनस A 6 से विभाज्य है, किसी संख्या का ऋणात्मक अगर 6 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 6 से विभाज्य होती है। तो माइनस अगर हटा देंगे तो भी B माइनस A क्या होगा, 6 से विभाज्य है।
तो हमने क्या देखा, ए बी से विभाज्य, ए माइनस बी 6 से विभाज्य था और बी माइनस ए भी 6 से विभाज्य हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, बी ए में बी का ए से संबंध है। तो क्या कहेंगे, आर कैसा हो गया, आर सममित है। तुल्यता संबंध दिखाने के लिए हमें अभी इसको ये भी दिखाना है कि ये संक्रमक भी है। चलिए संक्रमक दिखाते हैं। संक्रमक के लिए माना ए बी सी ये 3 है जो जेड में है, पूर्णांक में है। अब और ये भी मान लिया कि ए का बी से संबंध है व बी का सी से संबंध है। कहने का मतलब a माइनस बी 6 से विभाज्य है व b माइनस सी 6 से विभाज्य है। अब हमें यह दिखाना है कि a का c से संबंध होगा तभी तो संक्रमक होगा। कहने का मतलब a माइनस सी भी 6 से विभाज्य होना चाहिए। अब अगर देखो a माइनस बी 6 से विभाज्य और b माइनस सी 6 से विभाज्य, तो दोनों का योग भी तो 6 से विभाज्य होगा। जैसे 6 से विभाज्य और 12 भी 6 से विभाज्य, तो 12 और 6 जोड़ते हैं 18, वो भी 6 से विभाज्य होता है। इसका मतलब कि अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी भी 6 से विभाज्य, अब देखो b से b तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या मिलेगा, a माइनस सी 6 से विभाज्य है और a माइनस सी 6 से विभाज्य। इसका मतलब क्या पता चला कि a सी भी a का c से संबंध है और ऐसा है तो r क्या कहलाएगा, r संक्रमक है। अगर r संक्रमक है, हमने क्या देखा, r स्वतुल्य है, सममित है और संक्रमक है। तो कोई संबंध अगर स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रमक भी है तो कहते हैं कि R एक तुल्यता संबंध है। नोट कर लें। फिर क्वेश्चन लिया कि दिखाइए कि एक समतलीय त्रिभुजों के समुच्चय पर समरूपता एक तुल्यता संबंध है। एक समतलीय यानी एक समतल में स्थित जो त्रिभुज हैं उनमें जो एक संबंध बताया गया समरूपता का, तो ये जो समरूपता का संबंध है दिखाना है कि ये एक सतुल्य संबंध तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध दिखाने के लिए फिर हमको तीनों संबंध दिखाने पड़ेंगे, स्वतुल्य, सममित और संक्रमक। सबसे पहले हम स्वतुल्य दिखाते हैं, यानी कि ये स्वतुल्य है कि नहीं, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो सबसे पहला पार्ट हम लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एक त्रिभुज डेल्टा है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज का संबंध हमें इसी त्रिभुज से दिखाना है। तो देखो प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के तो स्वतुल्य है ही,
यानी अपने जैसा तो है ही। देखो प्रत्येक त्रिभुज अपने के सर्वांगसम होता है। अगर सर्वांगसम है तो सर्वांगसम जो होते हैं त्रिभुज वो हमेशा समरूप भी होते हैं। इसका मतलब अगर एक त्रिभुज है और उसी से संबंध लेते हैं, यहाँ ध्यान रखेंगे प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। अगर समरूप होता है इसका मतलब क्या पता चला कि R क्या है, समतुल्य है। दूसरा हम बात करें सममित है कि नहीं है, तो देखो यदि एक त्रिभुज है वो समरूप है दूसरे त्रिभुज के, एक त्रिभुज अगर दूसरे के समरूप है तो दूसरा भी तो पहले के समरूप होगा। तो दूसरा त्रिभुज भी क्या होगा, समरूप होगा पहले के। मतलब डेल्टा 1 डेल्टा 2 या त्रिभुज 1 त्रिभुज 2 का जो संबंध है वही दूसरे त्रिभुज और पहले त्रिभुज का भी संबंध है। मतलब R क्या हो गया, R सममित हो गया। तीसरी बात करें कि संक्रामक है कि नहीं है तीन त्रिभुज। यदि हमने माना कि पहला त्रिभुज समरूप है दूसरे त्रिभुज के, वह दूसरा त्रिभुज समरूप है किसी तीसरे के, तो अगर पहला दूसरा समरूप है, दूसरा तीसरा समरूप है, तो पहला भी तो तीसरे के समरूप हो जाएगा। पहला भी समरूप हो जाएगा किसके, तीसरे के। मतलब अगर पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज, पहले त्रिभुज का दूसरे से संबंध है और दूसरे का तीसरे से संबंध है, इसका मतलब पहले का तीसरे से भी वही संबंध है। तो अगर ऐसा है तो क्या कहेंगे, R क्या है, R संक्रामक है। और अगर R संक्रामक है, हमने क्या देखा, R स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। अगर तीनों है तो क्या कहेंगे, R एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अशून्य यानी नॉन जीरो सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याओं C पर परिभाषित, C सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है, पर परिभाषित संबंध R इस प्रकार दिया है कि Z1 और Z2 का अगर संबंध है, इसका मतलब ये बता रहा है Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2
एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है। इसके दिखाना है कि ये भी एक तुल्यता संबंध है। आपको दिखाना है R इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। चलिए सबसे पहले हम जांच करेंगे स्वतुल्यता की कि स्वतुल्य है कि नहीं है। सबसे पहले हम स्वतुल्यता की बात करें। यहाँ Z का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस आई वाई जो होता है, आयोटा वाई। तो स्वतुल्यता में Z का Z से ही संबंध लेना पड़ेगा। अगर Z मान लिया जाए कि Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z का Z से संबंध का मतलब क्या हो जाएगा, Z माइनस जेड बाई, यहाँ Z1 प्लस Z2 है, Z प्लस Z। देखो Z माइनस जेड क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो बाई समथिंग क्या मिलता है, जीरो। और जीरो क्या है, जीरो तो दोनों में मान सकते हैं, वास्तविक भी और कॉम्प्लेक्स भी दोनों मान सकते हैं। शून्य एक ऐसी संख्या है जो पूरी तरह से वास्तविक भी और पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स भी है, दोनों है। तो ये जो जीरो है इसको क्या कहेंगे, एक वास्तविक है, जो कि वास्तविक है। और हमें क्या देखना था कि अगर Z का Z से संबंध लें और वो वास्तविक संख्या मिल जाए तो जीरो तो वास्तविक माना जा सकता है, दोनों होता है। इसका मतलब क्या पता चला कि जो R है वो कैसा है, स्वतुल्य है। सममित की बात करें, सममितता, सिमेट्री। सिमेट्री में सबसे पहले मान लिया जाए, माना कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और Z1 का Z2 से संबंध है। अगर Z1 का Z2 से संबंध है, इसका मतलब क्या होगा, Z1 माइनस Z2 बाई Z1 प्लस Z2 एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन कर लूँ तो क्या बन जाएगा, ऊपर Z2 माइनस Z1 हो जाएगा। नीचे आप Z1 प्लस Z2 को Z2 प्लस Z1 लिख ही सकते हो, एक वास्तविक संख्या है। अब देखो, अगर किसी संख्या का ऋणात्मक वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या का ऋणात्मक फिर से ले लो अगर, तो वो भी वास्तविक ही होता है। मतलब अगर ये माइनस हटा भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वास्तविक ही रहेगा। Z2 माइनस Z1 बाई Z2 प्लस Z1 एक वास्तविक संख्या है। इसका मतलब ये क्या हुआ, Z1 की जगह Z2 हो गया और Z2 की जगह Z1 हो गया, यानी कि Z2 का Z1 से संबंध है। और अगर ऐसा है तो R क्या कहलाएगा, सममित है। थर्ड पार्ट की बात करें, संक्रमक। आपको संक्रमकता की जांच करनी है। मान लीजिए Z1, Z2 और Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो इस प्रकार है कि Z1 का Z2 से संबंध है, Z2 का Z3 से संबंध है। मतलब क्या है, अब अगर Z1 का Z2 से और Z2 का Z3 से संबंध है, मतलब क्या हुआ कि Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 क्या है, एक वास्तविक संख्या। ऐसे Z2 माइनस Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 एक वास्तविक संख्या है। चलिए सबसे पहले Z1 और ये जो Z2 इसकी बात करें, Z1 को मान लीजिए x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 को मान लें x2 प्लस आयोटा y2। अगर ये बात हम लेकर चल रहे हैं कि Z1 Z2 का संबंध है, तो हमें क्या मिलेगा,
Z1 माइनस Z2 बाई Z1 प्लस Z2 कितना मिलेगा। अगर मैं Z1 माइनस Z2 करता हूं तो X1 माइनस X2 मिलेगा, प्लस आयोटा कॉमन होकर के Y1 माइनस Y2 मिलेगा। नीचे Z1 प्लस Z2 करेंगे तो X1 प्लस X2 प्लस आयोटा Y1 प्लस Y2 मिलेगा। अब इसे रैशनलाइज कर लें। रैशनलाइज करने का मतलब यहाँ पर जो रैशनलाइज नहीं सॉरी यहाँ कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे। X1 प्लस X2 प्लस है तो यहाँ माइनस लगा लें Y1 प्लस Y2 अपॉन X1 प्लस X2 माइनस आयोटा Y1 प्लस Y2। अब अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें करना क्या है, केवल हम उतनी ही बात की बात करें। अगर ये वास्तविक है तो वास्तविक है, इसका मतलब इसका काल्पनिक भाग क्या होगा, 0। तो हमें करना क्या है, इसका काल्पनिक भाग निकालना है, यानी आयोटा के साथ जो आएगा उसको निकालना है और उसी को हमें इक्वल कर देना है 0 के। बाकी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम सीधा इसका निकालेंगे काल्पनिक भाग। काल्पनिक भाग जो कि कितना लेना है, 0। काल्पनिक भाग का मतलब जो आयोटा के साथ है, तो अगर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आयोटा आएगा क्या, X1 माइनस X2 और यहाँ माइनस को आगे कर दिया Y1 प्लस Y2, एक ये मिलेगा। और इसका मल्टीप्लाई अगर मैं इससे करूँगा तो मिलेगा, यानी Y1 माइनस Y2 इंटू X1 प्लस X2, यही मिलेगा। नीचे जो भी हो इक्वल टू 0 करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, ये ठीक है। क्योंकि यहाँ नीचे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो पूरी तरह से वास्तविक बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से नीचे, तो नीचे की टेंशन नहीं है। तो अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करें, देखें क्या रिजल्ट हमको मिलता है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको माइनस को हटाने के लिए मैं यहाँ x2 कर दूँ और इसको x1 कर दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे x2y1 प्लस x2y2 माइनस x1y1 और माइनस x1y2, ये बन गया। प्लस इधर मल्टीप्लाई करें x1y1 और x2y1 माइनस x1y2 माइनस x2y2 बराबर 0। x2y2 प्लस माइनस कट जाएगा और x1y2 दोनों माइनस में हैं, x1y1 ये दोनों भी कट गए। बचा क्या, x2y1 दो बार हो जाएगा और x1y2 भी दो बार हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, x2y1 माइनस x1y2। तो दो भी हटा दो 0 की तरफ, क्योंकि दो तो 0 है नहीं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x2y1 बराबर x1y2। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो y1 बाई y2 बराबर क्या मिलेगा, x1 बाई x2। y2 इधर ले आओ, x2 इधर ले आओ। कहने का मतलब हमको एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन मिल गया कि अगर Z1 Z2 बिलोंग करते हैं R में, यानी Z1 का Z2 से संबंध है, इसका मतलब हमें ये मिल रहा, x1 बाई x2 इक्वल टू y1 बाई y2। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं Z2 और Z3 का अगर संबंध हो तो हमें क्या मिलेगा, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग ये मिल जाएगा x2 बाई x3 इक्वल टू y2 बाई y3। अच्छा, अब देखें कि क्या हमको वो वाला रिलेशन मिल रहा है, यानी Z1 और Z3 का क्या हमें रिलेशन मिलेगा। तो यहाँ से एक काम मैं कर सकता हूँ, ये y1 x1 को यहाँ लाता हूँ और यहाँ y2 को ले आता हूँ। ऐसा करें तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसके अनुसार
इसको ऐसा लिखा y2 बाई x2 इक्वल टू, सॉरी हाँ ठीक है, और y2 बाई x2 यहाँ पर था तो ये क्या हो जाएगा y3 बाई x3, ये मिल जाएगा। तो अगर यहाँ से इस रिलेशन से और इस रिलेशन से देखें, y2 बाई x2 y1 बाई x1 के बराबर है, तो इसका मतलब ये y1 बाई x1 इक्वल टू क्या मिलेगा y3 बाई x3। इसका मतलब ये सीधा बता रहा है कि Z1 और Z3 का संबंध है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, हमने देखा कि Z1 Z2 का संबंध है और Z2 Z3 का संबंध है, इसका मतलब Z1 Z3 का संबंध है। और ऐसे संबंध को क्या कहेंगे, यानी R कैसा है, संक्रामक है। तो हमने क्या सिद्ध किया, R सममित भी है, स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी है, और तीनों है, इसका मतलब R क्या हो जाएगा, R एक तुल्यता संबंध है।